हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे। बेटा ये भी हमें साथ के साथ करना है, कोर्स ज़्यादा है, समझना जरूरी है। तो बिजनेस स्टडीज में आपकी जो बुक है, देखो जिसके पास बुक नहीं है बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोर्ड पे समझाऊंगी, सारा बताऊंगी क्या क्या मैटर है, लेकिन आपने करना है फोकस। आप देखिए बिजनेस स्टडीज की जो आपकी बुक है मेनली दो पार्ट्स में है। एक्चुअली बुक एक ही है पर उसको दो पार्ट्स में स्टडी किया जाता है, पार्ट ए पार्ट बी। हम बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए का नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य तथा सिद्धांत। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी फोकस करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी फोकस करें। मैं बायलैंग्वेज करवाऊंगी इसे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट ए जो हमारा है वो है, हमारी जो बुक जो हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा जो पार्ट बी है उसे हम पढ़ेंगे बेसिक फाइनेंस एंड मार्केटिंग, वित्त तथा विपणन पढ़ेंगे क्या होता है ये। अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट पे। पार्ट फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का, ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। बट मैंने जो हमने ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं करती हूँ इस चीज का। चलिए इसमें कुछ हम पार्ट फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं, कुछ यूनिट्स हैं हमारी। बेटा पहली यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के महत्व तथा प्रकृति। प्रबंध का नेचर, मैनेजमेंट है कैसा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमें पढ़ना है पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में हमने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। मैं सच बता रही हूँ, आप क्लासेस रेगुलर कीजिए, आपको टिप्सों पे हो जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है पूरी। नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, अगली जो यूनिट है उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, कैसे इफेक्ट होते हैं, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है भाई, कुछ भी करने से पहले सोचना प्लानिंग है। तो कैसे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, कितने टाइप्स की प्लानिंग्स होती है, कैसे कब कौन सी प्लानिंग अप्लाई करनी है, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है भी आपने क्या करना है, आपने अपनी, और जब भी वर्ड आएगा ना ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, इसका मतलब आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हो कि उसको कैसे मैनेज करना है। बात करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है उसमें वेरियस पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर लोगों को पोस्ट करना। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि जो बंदा जिस काम पे आपने पोस्ट किया है उसके लिए उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है भी, कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने जो भी प्लानिंग किया है क्या काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, वो सब देखना कंट्रोलिंग में आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करना। एंटरप्रेन्योर उस बंदे को कहते हैं जो एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करता है, बिजनेसमैन होता है। पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट से डिफरेंस है। ये कुछ चैप्टर्स हैं आपके पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट के कुछ चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे जो हमें पढ़ने हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए एक बार प्लीज, फिर मैं आपको पार्ट टू के चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ फटाफट से। पूरी बुक को स्टडी करेंगे, आप प्लीज से पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं जरा सेकंड बुक के चैप्टर्स के नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो चैप्टर यहीं से रफ कर लेते हैं। हाँ जी, तो चलिए सेकंड बुक पे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे स्टडी करने हैं, तो हम बात करेंगे पहली यूनिट की, या हम कहते हैं 9th यूनिट जो भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसके हैं टॉपिक सब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। हाँ जी, सेकंड टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। देखिए जहां पे भी वर्ड आएगा ना वित्तीय या फाइनेंस, वहां पे बात हो रही है पैसे की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है भाई हमें कितने पैसे की जरूरत है एक बिजनेस के लिए, वो पैसा हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं और उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाया जा सके। तो पहले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे किस तरह से हमें
फाइनेंस की प्लानिंग करनी है, किस तरह से फाइनेंस को अरेंज करना है। फाइनेंस मतलब पैसे को अरेंज करना है, ठीक है। दूसरे में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। आपने पढ़ा होगा शेयर बाजार होते हैं, पूंजी बाजार होते हैं, ये क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट होती क्या है, क्या बिकता है इनमें, ये सारी चीजों की स्टडी करेंगे हम, क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार में। अगला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मतलब आप जानते ही हो, जहाँ पे एक सेल परचेज कस्टमाइजेशन सारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो मार्केटिंग है। उसको मैनेज करना, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, कैसे किसी चीज के प्राइस डिसाइड किए जाने हैं, कैसे आप उसे प्रमोट कर सकते हो अपनी मार्केट में, तो ये सारी चीजें हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाती है। और नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई देखो, जब हम मार्केट पढ़ रहे हैं तो हमें अपने कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कंज्यूमर कौन होता है, किंग ऑफ मार्केट, तो उसके संग कभी कुछ गलत ना हो, उसको प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है, इसे भी हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण। तो ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पार्ट बी के। पार्ट ए के सारे टॉपिक्स मैंने आपको लिखवा दिए, पार्ट बी के मैंने सारे टॉपिक्स आपको लिखवा दिए, तो आप प्लीज से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने पार्ट ए मैनेजमेंट पर। पार्ट ए में हम मैनेजमेंट की पहली यूनिट को आज स्टडी करेंगे। होप आपने नोट कर लिया होगा, वरना वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आज हम पार्ट ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट ए इज मैनेजमेंट। पार्ट ए यूनिट फर्स्ट। क्या यूनिट थी बताइए फटाफट से सारे बच्चे, जल्दी। वेरी गुड। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व। प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व, ठीक है। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं पार्ट ए यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व। तो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए मैनेजमेंट क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग to get the work in an efficient and effective manner. भाई क्या कहना चाहता है, भी मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कंडक्ट करती है सेट ऑफ फंक्शंस को। कौन कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों करते हैं ये सब, हमें क्यों करना पड़ता है, टू गेट द वर्क डन, ताकि काम हो जाए एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी वालों के लिए भी है, हिंदी में बताया जाएगा, डोंट यू वरी। मैंने आपसे पहले भी कहा था हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। प्रबंध कार्यों, कौन कौन से कार्यों, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। ये जो कार्य हैं के समूह की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को प्लीज इग्नोर कर देना, जिसके द्वारा किसी कार्य को कुशल तथा
तरीके से किया जाता है। भाई क्या कहना चाहता है डेफिनेशन के थ्रू? भाई डेफिनेशन के थ्रू क्या रहता है, प्रबंध में कुछ कार्य किए जाते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण, इनके समूह की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य को कुशल मतलब अच्छे तरीके से, प्रभावी मतलब कम से कम कॉस्ट पे तैयार किया जाता है। भाई यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, इफेक्टिव और एक आ रहा है आपका एफिशिएंट और एक आ रहा है इफेक्टिव। क्या होता है ये इफेक्टिव और एफिशिएंट? बेटा जरा इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आता है कि भाई इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। भाई इफेक्टिव का मतलब होता है कुशलता पूर्वक कैसे लिखते हैं, मैं तो हिंदी भी अजीब है, कुशलता पूर्वक, और इसका मतलब होता है प्रभावपूर्ण। भाई आपका कोई भी काम ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों पे इफेक्ट पड़ता हो, जिससे दूसरे इंप्रेस होते हो। तो इफेक्टिव होने का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट द जॉब मतलब कोई भी कार्य ऑन टाइम। भाई किसी भी काम को अगर आप टाइम पे पूरा करके देते हो, नो मैटर कॉस्ट क्या आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, डजंट मैटर, आप टाइम पे कम करके दे रहे हो किसी काम को, तो वो हमारा हमेशा इफेक्टिव होता है। और अगर आप अपने काम को कंप्लीट द जॉब एट इफेक्टिव कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर अगर आप किसी काम को करके देते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है प्रभावपूर्ण तरीके से। चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे। भाई देखिए, एक मैं हूँ इस कंपनी की मैनेजर और आप दो बंदे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मैंने इन दोनों से कहा कि भाई मुझे शाम तक एक प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, प्लीज कहीं ना कहीं से मैनेज कर दो। तो भाई मिस्टर ए जो है, भाई मिस्टर ए, मैंने कहा शाम को 5 बजे से पहले मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए गए मार्केट में और वो मुझे 15% इंटरेस्ट पे 15 लाख रुपए ले आए 4.35 पर ही या 4.50 पर। वेरी गुड। मिस्टर बी हमारे, इन्होंने पैसा अरेंज कर लिया, इन्होंने पैसा अरेंज किया 12% इंटरेस्ट पर और ये पैसा लेकर आए 5:05 पर। तो बेटा जी अब कैसे, कौन सा मेरे लिए बेहतर है? देखिए, कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, टाइम पर काम किसने करके दिया है? मिस्टर ए ने। इसका मतलब मिस्टर ए कैसे पर्सन है? मिस्टर ए एक इफेक्टिव पर्सन है जो काम टाइम पर करके देते हैं। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, ये ज्यादा कॉस्ट पे पैसा लिया, जबकि हम अपने काम को कैसे तरीके से करना चाहते हैं, कुशल और प्रभावी, इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों मैनर में करना चाहते हैं। मिस्टर बी ने भी पैसा अरेंज कर लिया, कम इंटरेस्ट पे लिया, बस प्रॉब्लम क्या आती है, थोड़ा सा डिले कर गए, तो ये है एफिशिएंट। इसका मतलब मिस्टर ए इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है, मिस्टर बी एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो अगर दोनों चीजें मिल जाएं, काम टाइम पर भी हो जाए, कम से कम कॉस्ट पर भी हो जाए, तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या होगा? तो इसे ही कहते हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जहां पर इफेक्टिवनेस की बात आएगी वहां पे हम हमेशा टाइम को कंसीडर करके चलेंगे, और जहां पे भी एफिशिएंसी की बात आएगी वहां पे हम हमेशा कम से कम कॉस्ट, अच्छी कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट की बात करेंगे। यही हमारा मैनेजमेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए वैसे आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी फीचर्स लिखने जा रही हूँ। जो नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, बकायदा शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर हिंदी और प्रॉपर इंग्लिश में तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बना सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू नहीं बता सकते तो बेटा आप मुझे मेल कर सकते हैं yashmisharma83@gmail.com।
आप मुझे मेल कर दो नोट्स के लिए कि मैम हमें पूरी हिंदी में बना के दे दो शॉर्ट नोट्स, इंग्लिश में बना के दे दो शॉर्ट नोट्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अगले मूव की तरफ, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। विशेषताएं, हम बात कर रहे हैं प्रबंध की विशेषताएं की। तो चलिए कौन कौन सी फीचर्स होती हैं इसमें वो हम डिस्कस करेंगे। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई गोल ओरिएंटेड का मतलब लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया। मैनेजमेंट कोई ना कोई लक्ष्य लेकर ही किया जाता है। भाई ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं गोल और उसी के लिए सारे काम करते हैं। टू फिक्स अ गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरी बात, ऑल परवेसिव। भाई ऑल परवेसिव क्या होता है, सर्वव्यापक। हम कहते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, वो सभी जगह पर है, सभी जगह पर है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये सबके लिए जरूरी है। घर में अगर आप लोग कोई भी एक्टिविटी करते हो, आज मेरा बर्थडे है उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए होगा। एक कंपनी में किसी नए टूल को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए होगा। आप जो भी कुछ कर रहे हो सब जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हर एक्टिविटी में क्या करता है, होता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल। भाई मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, भाई मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुमुखी प्रक्रिया। क्या होती है, बहुमुखी प्रक्रिया। अब भाई बहुमुखी का मतलब क्या होता है, तो जहां पे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई आप मल्टी टैलेंटेड हो या ये मल्टीटास्किंग है, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि वो कोई भी जो भी चीज है जिसके लिए हम ये मल्टी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो एक साथ बहुत सारे काम, जैसे आपके फोन में मल्टीमीडिया होता है, कैमरा, वीडियो, गाने, ये सारी चीजें चल रही होती है ना। तो जहाँ पे भी बात की जाएगी मल्टी डायमेंशंस की, मतलब वो एक साथ बहुत सारे। तो हम बात कर सकते हैं कि भाई मल्टी डायमेंशन का मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, भाई काम का मैनेजमेंट होना। और कैसे, भाई काम को मैनेज करना है ना, किसको, जैसे मान के चलो एक कार बनानी है, मारुति वाले एक कार बना रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि भाई टायर भी खुद ही बना रहे हैं, पेंट भी खुद ही कर रहे हैं। भाई टायर कोई और कंपनी से आ रहे हैं, पेंट कहीं और से आ रहा है, इंजन कहीं और बना रहा है, तो क्या कर रहे हैं, सारे वर्क को मैनेज किया हुआ है कि कैसे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, एक कंपनी में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, अब सारे के सारे पर्सन्स एक ही काम थोड़ा ना कर रहे होते, सारे पर्सन अलग अलग एक्टिविटीज में होते हैं। उससे पूछो भाई कौन से डिपार्टमेंट में, वो कहता है मैं सेल्स में हूँ। किसी से पूछो भाई कौन से डिपार्टमेंट में, वो कहता है मैं परचेज में हूँ। तो सबका काम है लोगों को मैनेज करके चलना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है क्रियाओं का मैनेज करना। भाई जैसे मैंने कहा कि एक कार बनानी है, तो एक कार बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका इंजन चाहिए होगा, उसके बाद हमें इसके टायर चाहिए होंगे, उसके बाद हमें इसकी बॉडी चाहिए होगी, उसके बाद इसका पेंट चाहिए होगा कि किस कलर का होना चाहिए, लोगो चाहिए होगा, उसके बाद हम क्या कहते हैं इसके फंक्शंस रखेंगे, कौन कौन से फंक्शन, फिर इसकी प्राइसिंग करनी होगी, फिर इसका ब्रांडिंग करनी होगी, बहुत सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे ऑपरेशंस हैं जो हमें एक काम को पूरा करने के लिए करने होते हैं। बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया, सतत वर्ड जहां पे आता है इसका मतलब जो काम कंटिन्यू चलता जाएगा, टू कंटिन्यू। लगातार चलने वाली प्रक्रिया। भाई एक मैनेजमेंट है वो कभी रुकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत है, जीवन पर्यंत बनने वाला। जब तक हम जीते हैं तब तक किसी ना किसी काम के मैनेजमेंट में लगे होते हैं। तो भाई ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट क्या है, एक सामूहिक क्रिया है।
सामूहिक क्रिया का मतलब कोई अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जब भी मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो वो ग्रुप में की जाएगी। अकेला बंदा क्या मैनेज करेगा। नेक्स्ट, डायनेमिक फंक्शन। ये क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन होने का मतलब क्या होता है भाई, डायनेमिक का मतलब परिवर्तनशील या गतिशील। हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तनशील या गतिशील। हाँ जी, परिवर्तनशील या गतिशील फंक्शन का मतलब कैसे, देखिए मैनेजमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता है भाई। देखो जब आप छोटे बच्चे थे उस टाइम पर आपकी एक्टिविटीज कुछ अलग टाइप की थी, मैनेजमेंट अलग तरीके से होता था। आप थोड़े बड़े हुए तब मैनेजमेंट होगा, मैरिज के टाइम पे मैनेजमेंट अलग अलग एक्टिविटीज में होगा, है ना। ऐसी कंपनी में होता है, जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो अलग अलग एक्टिविटीज की जाती हैं, जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है तो अलग अलग एक्टिविटीज की जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज इसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेंजिबल फोर्स, अदृश्य शक्ति। भाई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति होने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फोर्स जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया सकता है। कैंट टच और मूव, जस्ट फील। भाई हम इसे छू और देख नहीं सकते, लेकिन इसे अनुभव कर सकते हैं, इसे अनुभव कर सकते हैं। अगर कहीं कोई काम ढंग से होता है, आप कहते हो भाई वहां का ना मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, काम इतने अच्छे तरीके से होता है, जल्दी से जाओ जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपने फील किया ना, कहीं पे आपको दिखा थोड़ा ना कि मैनेजमेंट ऐसा है, लेकिन आपने इसे फील किया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अदृश्य शक्ति। मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये थे हमारी कुछ फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो हमने सारी विशेषताएं पढ़ी कि भाई कैसे कैसे एक बिजनेस जो है वो कहते हैं मैनेज करते हैं और क्या क्या उसके। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की कि भाई मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। देखो हमने पहले ही कहा कि कोई भी काम हम इसलिए करते हैं जिसमें हमारा कहते हैं कोई ना कोई बेनिफिट छुपा होता है, किसी ना किसी एम के लिए। अब भाई आप लोग हो, आप लोग के स्कूल्स नहीं लग रहे, फिर भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो आप अपना रिजल्ट स्कोर करो अच्छे से अच्छा। तो उसके लिए आपको काम तो करना होगा, तो आपने ऑब्जेक्टिव्स तो रखे हैं। तो जहाँ पे वर्ड आता है ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब उसके विषय उसके उद्देश्यों की बात हो रही है। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। तो अगर हम बात करते हैं प्रबंध के उद्देश्यों की, तो इनकी 3 ब्रॉड कैटेगरी है बेटा जी, और इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भाई हम 3 तरह के मेनली उद्देश्य रखते हैं। एक हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जहां पे भी वर्ड आएगा ऑर्गेनाइजेशनल, तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। संगठनात्मक मतलब संगठन आपका बिजनेस होता है, उसके उद्देश्यों की बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस के क्या क्या उद्देश्य होते हैं अगर हम एक बिजनेस की बात करें। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, आई एम सॉरी जरा ये मार्कर रुका, मैं चेंज कर लेती हूँ। दूसरे हमारे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, सामाजिक उद्देश्य। अब देखो जब एक बिजनेस बनता है तो एक समाज में ही रहेगा, तो हमें ये देखना है कि समाज क्यों उसे बढ़ावा दे, समाज के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस बिजनेस से। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, ये व्यक्तिगत होते हैं। लोगों का क्या फायदा, एक बंदा किसी कंपनी में काम करने क्यों जाए, क्या वजह है उसकी, क्या उद्देश्य लेकर जाता है। भाई मैं पैसा कमाने के लिए तो जा रही हूँ, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो 3 तरह के इनके उद्देश्य हो जाते हैं। बात करते हैं फर्म के। चलिए आप मुझे बताइए एक फर्म क्यों मैनेजमेंट कर रही है, क्या जरूरत है उसे मैनेजमेंट करने की। एक बिजनेस क्यों लगाया जाता है, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए। तो पहला उद्देश्य इसका क्या है, प्रॉफिट, लाभ कमाना।
ये इसका पहला उद्देश्य है एक बिजनेस का। तो अगर आपकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज अच्छी है, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी और आपका प्रॉफिट डे टू डे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात सर्वाइवल, दूसरा उद्देश्य है इसका जीवित रहना। भाई देखो, एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, अब वो बिजनेस हमें लॉन्ग रन तक सरवाइव भी तो करना है ना। भाई एक बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया, मुझे लगा यार अब गर्मियां आ रही है, कूलर की दुकान खोल लेती हूँ, फिर मुझे लगा यार 3 दिन हो गए एक भी कूलर नहीं बिका, चल बंद कर देती हूँ। कोई भी इसलिए थोड़ा ना बिजनेस स्टार्ट करता। भाई जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो ये देखता है कि मैं मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करे। तो ये आपका सेकंड है, और वो तभी हो सकता है जब अच्छा मैनेजमेंट होगा। जब तक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और अगली बात है विकास, और वो हर बार कुछ ना कुछ, जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने कूलर, अब मुझे लगा यार कूलर सब नहीं खरीदते, कुछ लोग पंखे भी खरीदते हैं, मैं पंखे भी रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, रिपेयरिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया। तो अपने काम को ग्रोथ करना, तो यही एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। बात करते हैं समाज। अब समाज क्या चाहता है एक बिजनेस से? भाई समाज चाहता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन्हें क्या मिले? रोजगार मिले। तो भाई अगर एक बिजनेस खुलेगा तो उससे क्या होगा? रोजगार के अवसर बनेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई एक बिजनेस खुलने से आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बंदे तो चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो रोजगार के अवसर मिलते हैं समाज को। दूसरी बात, इससे इन्वायरमेंट सेव इन्वायरमेंट। आपने देखा है कई कंपनीज होती हैं वो कहते हैं हम इको फ्रेंडली हैं, हम ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे, तो इन्वायरमेंट सेफ होता है। भाई बंदों को क्या चाहिए कि आसपास, अब देखो मान के चलो मैं हूँ एक लोकेलिटी में जाकर और मैं ड्रग्स की फैक्ट्री खोलना चाहूँ, क्या मुझे समाज अलाउड करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वहीं पर मैं एक टीचिंग का इंस्टीट्यूट खोला जाती, एक स्कूल खोला जाती, कोई मना करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वहां से सुधरेगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण सुरक्षा। जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अब आप कहोगे मैम लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होता है? देखिए एक बंदा है जो बिल्कुल काम नहीं करता और उसके घर, आप सोचो इतनी महंगाई के टाइम पर अगर कोई बंदा काम नहीं करता, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है और उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो इससे क्या होगा? उसकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा? उसका जीवन स्तर कैसा होगा? क्या वो एक कंफर्ट लाइफ जी पा रहा होगा? क्या उसकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी? रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, ये सारी तो चीजें नहीं पूरी होंगी ना। तो वो सबका पूरी होगी जब उसे रोजगार मिलेगा। तो बिजनेस लगने से ये भी हेल्प मिलती है। बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई लोगों का क्या, अब मैं एक बिजनेस में काम करने क्यों जाऊं? भाई क्यों जरूरत है मुझे कि भाई मैं किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूं? तो भाई इसके लिए सबसे बड़ी बात, मुझे चाहिए पैसा। पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो पहला हमारी इससे फाइनेंशियल नीड पूरी होती है। मैंने आपसे कहा था जहां भी वर्ड आएगा फाइनेंशियल, इसका मतलब आपके पैसे की बात होगी। वित्तीय आवश्यकता, हर बंदे को पैसे की जरूरत होती है, यही वजह है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड वन इज सोशल नीड। दूसरी बात, हमारी कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं। क्या है सामाजिक आवश्यकताएं? अब जैसे मान के चलिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, अब एक बंदा कहता है कि भाई मेरे पापा डॉक्टर हैं, एक बंदा कहता है मेरे पापा इंजीनियर हैं, एक बंदा कहता है मेरे पापा जॉब होल्डर हैं। अब कोई ऐसे कहता है कि भाई मेरे पापा खाली बैठे हुए घर पर है, नहीं ना, एक सामाजिक इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो इसलिए हर बंदा किसी ना किसी तरह की मैनेजमेंट एक्टिविटीज में लगा हुआ होता है। और अगली आती है हमारी हाई लेवल नीड। भाई हाई लेवल नीड्स कौन सी होती हैं? हाई लेवल नीड का मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई मैं अपने जीवन में सीए बनना चाहती हूँ, कोई कहता है मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी एक अलग, इसके लिए भी हमें एक एक्सपीरियंस गेन करना होता है, वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज से ही हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर किया कंप्लीट, पहला 1.1 फर्स्ट यूनिट का। मैं बार बार कह रही हूँ आपको पूरे नोट्स चाहिए प्रॉपर, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट्स में बता सकते हो कि मैम हमारी ये आइडिया है, हमें प्लीज ये नोट्स कर दो, या हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है मैम प्लीज हमें नोट्स दे दो। मैं पक्का बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स दूंगी आपको।
चलिए इस क्लास को रिकॉल करते हैं और इस क्लास को फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भी बिजनेस स्टडीज में आप मेनली दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट था प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था बेसिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था भाई, मैंने आपको बताया कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया मैनेजमेंट। तो मैंने बताया मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ कार्य किए जा रहे हैं, कुछ कार्यों का सेट पूरा किया जा रहा है। कौन कौन से कार्य हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे हम कर रहे हैं टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एक एफिशिएंट मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर में अगर काम को किया जाए तो वो हमारा मैनेजमेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती क्या है। तो जहां पे वर्ड आएगा इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव होने का मतलब कि काम जो है आपका वो ऑन टाइम हो रहा है। तो अगर काम आपका ऑन टाइम हो रहा है तो वो इफेक्टिव है, और अगर काम ऑन टाइम ना होकर मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा है तो वो एफिशिएंट है। लेकिन हमें मैनेजमेंट के लिए दोनों चीज चाहिए, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। उसके बाद हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स होती हैं? बेटा जी आप प्लीज मेरे साथ साथ बोलिए, आपको अभी याद हो जाएंगी। क्या है मैनेजमेंट? पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब कि मैनेजमेंट किसी भी एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए किया जाता है। लक्ष्य को ध्यान में रख के कोई भी एक्टिविटी की जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा था ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब सर्वव्यापक। मैनेजमेंट जो है वो सभी जगह पर इक्वल है। हमें सभी जगह पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ये सब हमें करना ही पड़ता है किसी भी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल्स। मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट बहुमुखी प्रतिभा है। किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, हम बहुत सारे टास्क को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट फॉर वर्क, काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट फॉर पीपल, लोगों को मैनेज करना, मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन, एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। अगला हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्रुप एक्टिविटी कि मैनेजमेंट अकेला नहीं हो सकता, उसके लिए हमें ग्रुप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब कि ऐसी शक्ति जिसे हम टच मूव नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ भाई वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने 3 तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, सोशल समाज के ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल व्यक्तिगत उद्देश्य। पहले हमने पढ़ा बिजनेस के। देखो बेटा आपने कुछ भी रटना नहीं है, समझ के करोगे इजी हो जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, बिजनेस के क्या क्या उद्देश्य होते हैं मैनेजमेंट करने के। पहला प्रॉफिट, लाभ कमाना। दूसरा सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को चलाना। तीसरा ग्रोथ। यही तो मेन है इसके। बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर मिलते हैं समाज को। इन्वायरमेंट, सुरक्षा मिलती है। इन्वायरमेंट सुरक्षा कैसे मिलती है? आप तो कहोगे मैम कंपनी से तो धुआं निकलता है, बिजनेस खराब होता है, लेकिन बेटा उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं तो इससे एनवायरनमेंट को सुरक्षा मिलती है। लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है लोगों का, जो बंदा काम करेगा उसका अर्निंग होगी और अर्निंग से तो वो अपने बिजनेस जीवन को सुधार ही सकता है। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक बंदा बिजनेस में क्यों जाता है? अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, हाई लेवल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो आज हमारी बिजनेस स्टडी की पहली क्लास, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसको नोट्स चाहिए वो मुझे मेल कर दो, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दो, मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी। थैंक यू।